हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने 69th बीपीएससी पीटी 2023 के लिए फाइनल रिवीजन नाम से एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 2। इससे पहले टेस्ट सीरीज नंबर 1 रिवीजन का जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो 30 सितंबर को शेड्यूल किया गया है और उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए यह रिवीजन का जो सीरीज़ है वो काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। एक हम लोगों ने लक्ष्य 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक रिवीजन के लिए हम लोगों ने पेड ग्रुप भी स्टार्ट कर रखा है। उस पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोगों को ये दिए गए नंबर 9472092809 पे व्हाट्सअप बीपीएससी लिखकर व्हाट्सअप करना होगा और फिर आपको उसके बाद उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इस ग्रुप में होता क्या है कि डेली आप लोगों को मॉर्निंग में 35 क्वेश्चन मिलते हैं करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, और शाम में एक फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आप लोगों को 150 क्वेश्चंस का, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियोज़ की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते? स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक विभिन्नताएं प्रकट करते हैं, अन्यथा सभी लोग, चाहे वो हिंदू अथवा मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, जो इस देश में रहते हैं, सभी इस मामले में एक ही राष्ट्र से संबंध रखते हैं। उपरोक्त कथन जो है वो किसका है? तो यह कथन किसका था? यह कथन जो है वो सर सैयद अहमद खान का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने 1884 में एक भाषण दिया था और उसी भाषण के ये शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। एक साइड समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड इसके संपादक के नाम दिए गए हैं। कह रहा सोचे वतन प्रेमचंद बिल्कुल सुमेलित है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस सुमेलित है। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास ये भी सुमेलित है। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी? अकाल आयोग की सिफारिश करने अकाल आयोग को स्थापित करने की जो सिफारिश थी वो अस्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अस्ट्रेची आयोग के द्वारा अकाल आयोग की स्थापना की सिफारिश जो है वो किया गया था। अब एक क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है कि अस्ट्रेची आयोग जो है वो ये कब इसका गठन हुआ था? तो अस्ट्रेची आयोग जो गठन हुआ था 1878 से 1880 तक इसका ये था। 1878 में गठित हुआ था, 80 में रिपोर्ट सौंपा था। अब क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है कि किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो 1886 में दूसरा अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का कलकत्ता ऑप्शन में नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। वंडीवॉस के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो वंडीवॉस का युद्ध कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 को हुआ था और इसमें जो आयरकूट था वो अंग्रेजों को नेतृत्व प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सर आयरकूट। और इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी और इसी युद्ध के बाद फ्रांसीसी की पराजय हुआ था और उसके पतन की शुरुआत हुई थी। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? तो शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम जो था वो अली गौहर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अली गौहर। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के गठन का उद्देश्य क्या था? तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कांग्रेस का विरोध करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस का विरोध करना। पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन था वो सैयद अहमद खान के द्वारा 1888 ईस्वी में कांग्रेस के विरोध में बनारस के जो राजा था शिव प्रसाद, उसी के सहयोग से इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था?
बाल्कन प्लान का खाका जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा तैयार किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए हुआ क्या था कि कैबिनेट मिशन की जो रूपरेखा है वो अव्यवहारिक हो चुकी थी और इसीलिए उसने एक वैकल्पिक योजना बनाया था और उसी योजना का गुप्त नाम जो है वो बाल्कन प्लान रखा गया था। फ्रेजर आयोग का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किससे है? तो फ्रेजर आयोग का संबंध जो है वो पुलिस सुधार से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस सुधार। आप लोग को याद होगा कि लॉर्ड कर्जन जो था वो 1902 में एंड्रू फ्रेजर के नेतृत्व में पुलिस आयोग की नियुक्ति जो है वो किया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंडा जनजाति की खुटकटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान्यता प्रदान जो है वो किया गया था? तो मुंडा जनजाति की खुटकटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया था 1903 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1903 में। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए शारदा सदन एवं मुक्ति सदन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो शारदा सदन आप लोगों को याद होगा कि 1899 में जो पंडित रमाबाई थी उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और जो निराश्रित महिलाएं थी उनके आश्रय हेतु मुक्ति सदन की स्थापना जो है वो की थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पंडित रमाबाई जो है वो ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो वारन हेस्टिंग्स के समय घटित हुई थी, यह आपको बताना है। कह रहा है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774। देखिए वारन हेस्टिंग्स का सबसे पहले तो आप लोगों को दिमाग में आ जाना चाहिए, इसका टेन्योर जो था वो 1773 से लेकर 1785 तक था। अब देखिए कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 तो इसी के शासनकाल में हुआ था। मैंगलोर की संधि 1784 इसी के समय हुआ था और पिट्स इंडिया एक्ट का पारित होना 1784 जो है वो भी इसी के समय हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किस जगह कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया गया था, यह आपसे पूछ रहा है। मद्रास में तो किया गया था, आसाम में किया गया था, बंगाल में नहीं किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बंगाल। आप लोगों को याद होगा जुलाई 1937 में चुनाव हुआ था और उसके बाद कांग्रेस के 6 प्रांतों में मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत में सरकार का गठन जो है वो किया गया था। फिर बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल की स्थापना किया था। लेकिन अगर बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार का जो है वो गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, गांधी जी ने उपरोक्त कथन कब कहा था? तो गांधी जी जो है ये उपरोक्त कथन जब नमक सत्याग्रह हुआ था, डांडी मार्च, उसी के समय विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1930। नेक्स्ट है कि सेडिसन कमेटी का संबंध जो है वो निम्न में से किससे है? तो सेडिसन कमेटी, जिसको कि राजद्रोह कमेटी भी कहा जाता है, वो 1917 में भारतीय जो क्रांतिकारियों थे उन पे लगाम लगाने हेतु सेडिसन कमेटी की सिफारिश पर ही रॉलेट एक्ट जो है वो लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रॉलेट एक्ट। निम्नलिखित में से किस शायर ने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? तो सुबह आज़ादी नामक जो कविता है वो एक उर्दू कवि थे जिनका नाम था फैज अहमद फैज, उनके द्वारा लिखी गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, यह आपको बताना है। कह रहा सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली, हाँ बिल्कुल सही है, लॉर्ड बेलेजली के टाइम में ही सहायक संधि हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था, यह भी सही है। और राज हड़प नीति ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि लाला लाजपत राय निम्न में से किससे संबंधित रहे हैं?
तो लाला लाजपत राय का संबंध आर्य समाज से भी था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से इनका संबंध जो है वो नहीं था। तो लेकिन फिर भी ये 2 ऑप्शन सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है इसकी स्थापना 1905 में किनके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। लाला लाजपत राय की अगर बात करते हैं तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने ही साइमन कमीशन के विरोध में साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो कॉमनवेल्थ अवार्ड जो तत्कालीन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड मैकडोनाल्ड, उसके द्वारा कॉमनवेल्थ अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचांग की जो घोषणा है वो किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड मैकडोनाल्ड। 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी का गठन किया था? अभिनव भारत सोसाइटी का गठन जो है वो बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। आप लोगों को याद होगा कि जो बी.डी. सावरकर थे और उनके भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने 1899 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया था, और यही मित्र मेला आगे चलकर 1904 में बी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत सोसाइटी का गठन कर दिया गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकट यानी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया है? तो यह बात कर रहा है कौन से इतिहासकार का? डी.डी. कोसाम्बी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डी.डी. कोसाम्बी जो थे वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण जो है वो संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था बताया था। वहीं अगर हम लोग रोमिला थापर की बात करते हैं तो रोमिला थापर के अकॉर्डिंग मौर्य साम्राज्य का जो पतन था वो केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होने के कारण हुआ था। और हरिप्रसाद शास्त्री की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य का जो पतन है वो ब्राह्मण विरोधी नीति के कारण हो गया था। दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सैनिकों की सबसे छोटी इकाई थी? तो दिल्ली सल्तनत के सैन्य वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई जो थी वो सरखेल थी, और सबसे बड़ी इकाई अगर आपसे पूछ दे तो सबसे बड़ी इकाई खान थी। तो दोनों याद रखिएगा, छोटी कौन था? सरखेल था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो शेरशाह जो है वो आप लोगों को याद होगा 1545 ईस्वी की बात है जब शेरशाह ने कालिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किया था, और उस समय वहाँ का शासक था कीरत सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कालिंजर। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ किया था? तो यह किसने किया था? इल्तुतमिश, जो कि पहला तुर्क शासक था, उसने ही शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए थे। और सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी इसने आरंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिलता है? बागौर से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बागौर है कहाँ में? राजस्थान में। अगर बागौर नहीं कभी कभी ऑप्शन में रहेगा तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जो है वो ऑप्शन में रहेगा। तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर, ये दोनों जगह से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति के बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो किसी व्यक्ति का बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उपसंपदा कहा जाता है। कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत कब की थी? तो शक संवत की शुरुआत जो है वो 78 ईस्वी में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो किसको नहीं दाखिल होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय।
और इसी के कारण शाह आलम द्वितीय जो है वो अपना राज्याभिषेक जो है वो पटना में करवाया था और फिर 1765 से लेकर 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा था। नेक्स्ट है कि स्वप्नवासवदत्ता नामक रचना के लेखक कौन है? तो महाकवि वास के द्वारा इसकी रचना की गई थी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन जो है वो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर एक श्रृंगी बैल, भैंस, बाघ, हाथी, ये सब का चित्रण मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? तो देखिए, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध कहा गया है? विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में? नहीं। वित्तीय मामले में राज्य के केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में? नहीं। प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में? नहीं। एक्चुअली केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से योजना प्रकरण में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में म्युनिसिपल संबंध जो है वो कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देता है? तो किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है कि बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सरपंच अपना त्यागपत्र जो है वो किसको सौंपता है? तो सरपंच जो है वो अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है वो एक प्रशासनिक प्राधिकरण है या फिर प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में यह काम करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक प्राधिकरण। और ये जो पंचायत समिति होता है यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करता है। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन है? तो संविधान समीक्षा आयोग जिसका गठन जो है वो फरवरी 2000 में किया गया था, 22 फरवरी 2000 को, वो जस्टिस M.N. वेंकट चलैया की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का जो सिविलियन अधिकारी है वो मंत्रिमंडल सचिव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सचिव, जो कि देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, यह आपको बताना है। कह रहा है टैक्स लगाना, समाप्त करना एवं उसके विनिमय में प्रत्यावर्तन हाँ है। धन की उधारी विनिमय करना भी है। भारत की संचित निधि से धन को विनियोग करना भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। तो प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? PM संगमा। तो इसको PM संगमा ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 265 में कहा गया है।
अनुच्छेद 266 की बात करते हैं तो इसमें भारत और राज्यों की संचित निधियों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 300 की अगर बात करते हैं तो इसमें संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाहियों से यह अनुच्छेद जो है वो संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा संविधान का अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, हाँ बिल्कुल इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। फ़रुखुद्दीन अली अहमद, नहीं, फ़रुखुद्दीन अली अहमद जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। नीला संजीव रेड्डी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। शंकर दयाल शर्मा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 4 ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, यही गलत है, क्योंकि राजद्रोही सभाओं का अधिनियम को रोकने का अधिनियम जो है वो 1908 नहीं बल्कि 1907 में लाया गया था। बाद बाकी भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है, यह आपको बताना है। तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो पेनगंगा है, घाट प्रभा है, कोयना है, तुंगभद्रा है, मूसी है, दूध गंगा है, भीमा है, ये सब है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। कृष्णा नदी से एक चीज और याद रखिएगा, कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। सेनेकोटा दर्रा निम्न में से किसको जोड़ता है। तो सेनेकोटा दर्रा जो है वो त्रिवेंद्रपुरम को मदुरै से जोड़ता है। ये एक्चुअली पश्चिमी घाट की एक प्रमुख दर्रा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन जो है वो तटीय स्थलाकृति नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तटीय स्थलाकृति नहीं है यहाँ पूछ रहा है। देखिए तो कौन नहीं होगा, डोलाइन नहीं होगा। डोलाइन जो है वो एक्चुअली भौम जल स्थलाकृति है, तटीय जलाकृति नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत में पाई जाने वाली गद्दी जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कपास के उत्पादन के लिए कौन सा आदर्श स्थिति है, यह आपको बताना है। कपास की खेती के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल। कपास की खेती के लिए तापमान जो है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होनी चाहिए। तो ये तो सही है। फिर कह रहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र मुख्य उत्पादक राज्य हैं, तो यह भी सही है। गुजरात और महाराष्ट्र से अधिक मात्रा में कपास का उत्पादन होता है। काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है, बिल्कुल, तभी तो इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो यह तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत में पाए जाने वाली कोंधारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाया जाता है। तो कोंधारी वन जो होता है वो 2500 से लेकर 4500 मीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है, यह आपको बताना है। किलायू क्या है। किलायू जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप अमेरिका से संबंधित है। बैरन द्वीप भी क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार से संबंधित है। कोटोपैक्सी क्या है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इक्वाडोर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से अमरकंटक किन नदियों का उद्गम स्थल है, यह आपको बताना है। अमरकंटक से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे कि नर्मदा हो गई, सोन हो गई, जोहिला हो गई, ये तीनों नदियां जो है वो अमरकंटक से ही निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, ये जो जोशीला नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से गन्ना अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लखनऊ में। कोंकण में अप्रैल मई के महीने में होने वाली शाम की बारिश को क्या कहा जाता है? तो कोंकण में क्या कहा जाता है? कोंकण है कहाँ? महाराष्ट्र में। और इसको क्या कहा जाता है? आम की बारिश, जो कि प्री मानसून बारिश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आम की बौछार। निम्नलिखित में से बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित रहती है। तो किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी राज्यपाल में। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है? तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो बिहार का कौन है? मोतिहारी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोतिहारी। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार के छपरा में स्थित है चिरांद नामक जो पुरा स्थल है, और इसका संबंध जो है वो नव पाषाणिक काल से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी नव पाषाणिक संस्कृति से। निम्नलिखित में से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन सा है? बंगाल की खाड़ी से निकटता, हाँ बिल्कुल है। हिमालय की उपस्थिति भी है, कर्क रेखा की स्थिति भी है, ग्रीष्मकालीन तूफान भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और वह भारत में 6 वर्षों तक रहा था, जिसमें से वो 3 वर्ष जो था वो पाटलिपुत्र में बिताया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 वर्ष। बख्तियार खिलजी ने बिहार में अपनी राजधानी निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? तो बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार में अपनी राजधानी जो है वो कहाँ स्थापित किया था? उदंतपुरी में स्थापित किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उदंतपुरी में। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो बिहार में गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला जो है वो कौन सा है? पश्चिम चंपारण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम चंपारण। निम्नलिखित में से द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है वो गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। द बिहार हेराल्ड जो था वो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, यह भी आपको ध्यान रखना है। बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब घोषित किया गया था? तो बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा जो है वो 1580 में दिया गया था, और अकबर के द्वारा बिहार को मुगल साम्राज्य प्रांत जो है वो घोषित किया गया था, और फिर मुनीम खानम को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1580। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मुंशीलिंडा झील जो है वो स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर के प्रांगण में यानी बोध गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गया। निम्नलिखित में से इल्तुतमिश ने किसे बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया है? तो इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और उसके बाद बिहार शरीफ पर अधिकार करता है, और इल्तुतमिश जो है वो मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली का सूबेदार के रूप में नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मलिक जानी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो नंगी हड़ताल जो है वो स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वदेशी वस्त्र की मांग। बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो बिहार में बाल बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 2013-14 में शुरू हुआ था। तो
ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। बिहार में निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां उत्तर से बहने वाली गंगा या उसकी सहायक नदियां में मिलती हैं? तो वो कौन कौन से मिलती है? गंडक, कमला और बागमती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि साधारण स्केल से पाठ्यांक लेते समय आंख की स्थिति पाठ्यांक के ऊपर लंबवत नहीं होती है तो पाठ्यांक में त्रुटि हो जाता है। इस त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो इस त्रुटि को विस्थापनाभास त्रुटि कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। कह रहा है नॉट जहाज की चाल की माप। तो अच्छा कितने हैं? जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि नॉट जहाज की चाल की माप, तो ये तो सुमेलित है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सुमेलित है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई, ये गलत है क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापन की इकाई है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई, ये सही है। अब पूछ रहा कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सी सही सुमेलित नहीं है और केवल एक युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। भाला फेंक खेल में खिलाड़ी को भाला कितने कोण पर फेंकना चाहिए जिससे वो भाला अधिकतम दूरी प्राप्त कर सकता है? तो भाला फेंक में जो कितने पर फेंकना चाहिए? 45 डिग्री पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है कि जब किसी ठोस के आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से अधिक होता है तो ठोस गीला हो जाता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मान से अधिक होता है तो यह सही है। जब मान से अधिक होता है तो ठोस गीला हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। पारा से कांच गीला हो जाता है, ये गलत है। ब्लैक बोर्ड व चौक के कणों के बीच असंजक बल के कारण ही लिखना संभव होता है, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का जो मान होता है वो कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन जो है वो होगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा है एक व्यक्ति ऑर्केस्ट्रा में सुरीला गाना गा रहा था तो उसकी आवाज़ में निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो उसकी आवाज़ में तीव्रता भी हो सकती है, तारतम्य भी हो सकता है, गुणवत्ता भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि यदि एक तत्व की परमाणु संख्या 11 है तथा मात्रा संख्या 23 है एवं x एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो यह तत्व अपने निकटतम किसी निष्क्रिय गैस की अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ना ऐसा। अब इसको अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ये एक त्याग देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऐसे तो 2, 8 और 1 होगा, लेकिन ये एक जब से ही त्याग देगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 2 और 8 हो जाएगा। तो ये अपने निकटतम यानी नियोन जो निष्क्रिय गैस है उसकी अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रखे गए हैं तो उनके बीच रखे गए किसी वस्तु के बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा 360 डिग्री अपॉन में थीटा माइनस में 1। यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री अपॉन में 90 डिग्री माइनस में 1। तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 4 - 1 = 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नाइक्रोम तार की निम्न में से क्या क्या विशेषताएं हैं यह आपको बताना है। उच्च प्रतिरोध, हाँ बिल्कुल सही है।
उसके बाद है उच्च गलनांक, ये भी सही है, उच्च घनत्व, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसी के कारण इसका उपयोग जो है वो विद्युत हीटर, फिर जो आप लोग इलेक्ट्रिक प्रेस से कपड़ा जो प्रेस करते हैं, आयरन जिसको बोलते हैं, उसमें भी नाइक्रोम का ही तार का यूज होता है। आगे है, निम्न में से कौन सा पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है? तो पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ क्या क्या है? अफीम है, हाँ बिल्कुल है, रेस्पिरिन भी है और कॉर्क भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर चुनना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं चिकनी अंतःप्रदिश जालिका, तो यह किसके साथ मैच करेगा? लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी है ये। फिर उसके बाद है कि खुरदरी अंतःप्रदिश जालिका, तो यह जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। फिर है राइबोसोम, देखिए यहाँ एक सेकंड, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और फिर आपको दोनों से कूट से आपको सही अंतर बताना है। तो ये जो है वो किसके साथ मैच करेगा? चिकनी अंतःप्रदिश जालिका जो है वो मैच करेगा किसके साथ? लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी के साथ। खुरदरी अंतःप्रदिश जालिका जो है वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी के साथ मैच करेगा। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना के साथ मैच करेगा। और गोल्गी जो है वो मैच करेगा जीवाणु तथा नील हरी शैवालों की अनुपस्थिति के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH निगेटिव स्त्री में विवाह होने के बाद उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में किस रोग का खतरा बढ़ जाता है? तो उनसे उत्पन्न होने वाले जो संतान होती है उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। संवेदी सूचनाओं को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो संवेदी सूचनाओं का जो मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क भाग जिसको कहा जाता है थैलमस, वह करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पादप उत्तक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन असत्य है यह आपको बताना है। विभोज्योतिक उत्तक की कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकाएं स्थान नहीं पाया जाता, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ विभोज्योतिकी उत्तक पौधे में प्राथमिक वृद्धि करते हैं, यह भी सही है। विभोज्योतिक उत्तक की कोशिकाओं में रसधानियाँ उपस्थित होती हैं, ये गलत है, उपस्थित नहीं बल्कि अनुपस्थित होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर केवल 3 जो है, मतलब पहला और दूसरा सही है और तीसरा जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। फिर है कि विभिन्न प्रकार के एंजाइमों के संबंध में विचार करें एवं सही उत्तर की पहचान करें। कह रहा है कि एस्पिरिन एंजाइम पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदलता है, बिल्कुल यह पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। रेप्सिल माल्टोज एंजाइम मंड का पाचन करता है, तो माल्टोज जो होता है वो माल्टोज को ग्लूकोज श्रृंखला में परिवर्तित करता है। और सुक्रोस एंजाइम जो होता है वो सुक्रेस को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के किस गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है? तो इसका 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्परिवर्तन। सफ़ेद जंग रोग होता है, तो सफ़ेद जंग रोग जो होता है वो सिस्टोपस नामक कवक के द्वारा होता है, सिस्टोपस यानी एल्ब्यूगो नामक से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो सीट वर्म जो है वो पिन वर्म का दूसरा नाम होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का लवण है? तो
पीएच मान अगर शून्य है तो वो प्रबल एसिड और कमजोर क्षार होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है वो सहसंयोजक यौगिक का है? तो सहसंयोजक यौगिक का जो गुण होता है वो निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है, बिल्कुल सही है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक भी होता है, यह भी सही है। जन में अभिलीय और कार्बनिक विलयकों में विलय होता है, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है वर्ग से 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, बिल्कुल सही है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो फ्लोरीन की होती है, ये गलत है। फ्लोरीन नहीं बल्कि क्लोरीन का होता है, ठीक है, तो ये तो गलत है। फिर कह रहा है कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, ये भी गलत है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। यहाँ क्लोरीन नहीं बल्कि यहाँ फ्लोरीन होगा, तब सही होगा। तो यहाँ दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और पहला जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। निम्नलिखित में से किस कांच का उपयोग जो है वो विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है? तो विद्युत बल्ब बनाने में फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लिंट कांच। पायरेक्स कांच से याद रखिएगा, प्रयोगशाला का उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच का यूज किया जाता है। और प्रकाशीय कांच की अगर बात करते हैं तो चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, प्रिज्म, ये सब बनाने के लिए प्रकाशीय कांच का उपयोग जो है वो किया जाता है। फिर है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और आपको मैच करना है, ठीक है। कह रहा है एक साइड यस्क है और दूसरे साइड धातुओं के नाम दिए गए हैं। काल्वेराइट ये किसका यस्क है? सोना का है, ठीक है। कैलेमाइन किसका है? जिंक का है। केसीटेराइट जो है वो किसका है? टीन का है। और कैल्कोपायराइट जो है वो किसका है? लोहा का है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? तो उसको किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है? 2n², जो कि बोर-बरी थ्योरी के अनुसार होता है, जहां n क्या है? n जो है वो कक्षा की संख्या है। किसी बिलियन के pH का मान 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो किसी बिलियन का अगर pH मान जो है वो बढ़ता है तो यानी कि वो OH निगेटिव आयन सांद्रता में उसकी वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है वो तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तापीय अपघटन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बना सकता है? जिंक बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक बना सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO-Cl2 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, यह बिल्कुल जो है वो सही है। कह रहा है बैंक दर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक गुणात्मक उपकरण में से एक है, ये तो गलत है। ये गुणात्मक नहीं बल्कि मात्रात्मक उपकरण है। फिर कह रहा है फिएट मुद्रा का अपना आंतरिक मूल्य होता है, ये गलत है, क्योंकि फिएट मुद्रा का अपना आंतरिक मूल्य नहीं होता है, वह सोने और चांदी द्वारा समर्थित नहीं होता है। इसका मूल्य जो है वो सरकारी नियमों से अंकित किया जाता है। तो यह भी गलत है। तो पहला सही है, बी गलत है, सी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। वर्तमान भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति को किस पे माना जाता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह है, तो ब्याज की दर को अगर घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा।
मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्माण जो है वो भारत में वर्तमान में जो मौद्रिक नीति समिति है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आरबीआई के द्वारा। निम्न में से एम नरसिम्हन समिति का प्रतिवेदन किस विषय से संबंधित था? एम नरसिम्हन समिति का प्रतिवेदन जो है वो बैंकिंग सुधार के लिए किया गया था। तो बैंकिंग सुधार ऑप्शन में नहीं है यानी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। फिलिप्स बर्क किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो फिलिप्स बर्क जो होता है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति एवं अदृश्य बेरोजगारी के बीच। नहीं, अदृश्य बेरोजगारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच। फिर है कि नैस्कॉम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के उपक्रमों का संगठन है? तो नैस्कॉम जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, यानी सॉफ्टवेयर से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? श्री कृष्णन रामानुजम। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा किस देश के नागरिक हैं? तो अजय बंगा जो हैं वो भारतीय मूल के पहले अमेरिकी और अमेरिकी सिख समुदाय से आने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2023-24 में भारत में आर्थिक वृद्धि 6.1% रहने का पूर्वानुमान अक्टूबर 2022 में व्यक्त किया था। कोष की अप्रैल 2023 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में यह ताज़ा पूर्वानुमान अब कितने प्रतिशत वृद्धि का है? तो अब है 5.9% का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2000 रुपये के नोट वापस लिए जाने के आरबीआई के ताज़ा कदम के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी राशि के ऐसे नोट अपने खाते में प्रतिदिन जमा करा सकता है? तो अधिकतम जो है वो 2000 रुपये का जब नोट वापस लिया गया था तो ऐसा कहा गया था कि 30 सितंबर 2023 तक उसको जमा कराना है। और कोई भी व्यक्ति जो है वो अधिकतम कितनी भी राशि अपनी बैंक में खाते प्रतिदिन जमा करा सकता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। लेखा वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई ने कितने रुपए लाभांश के रूप में केंद्र को हस्तांतरित करने का निर्णय किया है? तो लेखा वर्ष 2022-23 में आरबीआई जो है वो 87,416 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में केंद्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो है वो जुलाई से जून है। ऑप्शन में नहीं है यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आपका आंसर। हाल ही में किस अभिनेता को यूनिसेफ इंडिया के लिए भारत का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आयुष्मान खुराना को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी आयुष्मान खुराना। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है एस्टोनिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी एस्टोनिया। ये पहला बाल्टिक देश पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला एशियाई देश कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा ताइवान। ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ पूछ दे कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। तो यहाँ तीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज एमवी एक्सप्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, यह आपको बताना है। इसे चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया गया, यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी तथा जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे हरी झंडी दिखाया, यह भी सही है। 775 यात्रियों के साथ इसने श्रीलंका के 3 बंदरगाहों का दौरा किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो है वो यहाँ सही है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र में भिवंडी का किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जनवरी 2023 में भारत के किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन जो है वो नागालैंड के कोहिमा में किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है वो राज्य के उत्पाद को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देश की नौवहन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मई 2023 में GSLV F-12 के जरिए किस उपग्रह को लॉन्च किया गया?
तो किया गया NVS-01। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन कावेरी की शुरुआत किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन कावेरी। नेक्स्ट है कि क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। मई 2022 में क्वाड की बैठक हिरोशिमा जापान में आयोजित की गई, बिल्कुल सही है। 2022 में हुई बैठक में हिंद प्रशांत समुद्री कार्यक्षेत्र जागरूकता पहल की घोषणा की गई, बिल्कुल सही है। क्वाड की पहली बैठक 2019 में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। गठन इसका 2017 में हुआ था, लेकिन पहला बैठक जो है वो 2019 में ही हुआ। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो गलत कोई नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 8वें संस्करण के जो मुख्य अतिथि थे वो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के विकास और अंडर सी केबल कनेक्टिविटी पर सहयोग के लिए समझौता किया है? तो यह भारत किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। AIME 2023 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश या संगठन के साथ संपन्न किया है? तो भारत जो है वो आसियान के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 22 मई 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो उसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2021-22 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल भारत के समुद्री तटों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। ठुंडी बीच लक्षद्वीप, नहीं ये नहीं है। कदमत बीच पुंडीचेरी, हाँ ये है। फिर है कोबलन समुद्र तट तमिलनाडु, यह भी नहीं है। ईडन समुद्र तट केरल, ये है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नहीं सी नहीं, दूसरा और चौथा है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्ष 2023 में पद्म भूषण विजेता श्री जाकिर हुसैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? कला से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कला से है। याद रखिएगा, जनवरी 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 6 पद्म भूषण, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 जो है वो पद्मश्री शामिल है। IUCN तथा वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोजेक्ट एरियाज द्वारा आसाम में स्थित किस नेशनल पार्क को इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है औरंग नेशनल पार्क को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नवंबर 2023 में UNFCCC का COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसे 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। उनकी कृति है पचरंग चोल पहर सखी रे, उसके लिए इनको 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। जनवरी 2023 में इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो यही गलत है, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंदौर में किया गया था, ना कि नई दिल्ली में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार से कंप्यूटर वैज्ञानिक एक हैं हरि बालाकृष्णन, उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरि बालाकृष्णन। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ईपेक्स रेस किसने जीती है? तो जीन एरिक बर्गन के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया कप 2023 में पुरुष एकल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गई है?
तो वो कौन बन गई हैं? स्विस का साईराज रंकी रेड्डी और चिराग सेठी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? स्टार्ट कार्यक्रम एक्चुअली इसरो के द्वारा जो स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र हैं उनको अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसरो। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो यह किस पोर्टल की शुरुआत किया गया है? प्रवाह पोर्टल का शुरुआत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रवाह पोर्टल का। नेक्स्ट है कि थॉमस कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। यह पुरुषों का बैडमिंटन प्रतियोगिता है, बिल्कुल सही है। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया, यह भी सही है। भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार यह खिताब जीता, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। कह रहा है यह यात्रा 4 जनवरी 2023 को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से शुरू हुई, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 44 दिनों में 38 जिलों का दौरा किया, यह भी सही है। यह यात्रा 15 फरवरी 2023 को बांका जिले में समाप्त हुई, यह गलत है क्योंकि यह जो है बेगूसराय और पटना जिले में यात्रा का अंतिम हुआ था, तो यहाँ नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो पंचायती राज विभाग के झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आर.के. जैन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार की नदी जोड़ो परियोजना के तहत निम्नलिखित में से किन नदियों को जोड़ा जा रहा है? तो बागमती और बूढ़ी गंडक को जोड़ा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले की बबीता गुप्ता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? तो यह मुजफ्फरपुर की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मुजफ्फरपुर। इसके बाद 10 क्वेश्चंस जो हैं वो मैथ्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच्ड है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।